इस्लाम अलैकुम। डाइनिंग टेबल पर रात का खाना खाया जा रहा था। वो सब ही रोफा के मुंतज़र थे जो इशा की नमाज पढ़ने की वजह से लेट आई थी। अब हम उस नवाबजादी की वजह से खाना रोक कर बैठे रही कि मुहतरमा तशरीफ का टोकरा कब लेकर आए और कब हम कुछ फुनस सकें। जलीस ने फौदील की तपती सरगोशी पर आबरू उचक्का कर नफी में सर हलाया। भाई जान, शायद आप इस चीज से वाकिफ नहीं हैं जिस मुहतरमा की आप बात कर रहे हैं इस घर की मालिकन है वो, मैं याद दिलाता जाऊं तुम्हें। जलीस की कमीनी सी मुस्कुराहट इसका दिल जला गई। फिजा की रंगत इसकी आमद से खल गई थी, अपनी बीमारी ही भूल बैठी थी। बैठो बेटे यहाँ, परवीन खाना डाल कर दो। और बताओ फिर कैसा गुजरा आपका दिन। यकीनन बोर ही हुई होगी। मसरूफियत जो कोई नहीं है वैसे। मैंने एडमिशन का सब पता वगैरह कर लिया है। कल आप मेरे साथ चलना ताकि जल्द ही आगे की कार्रवाई भी मुकम्मल हो जाए। आलम ने बात शुरू की। आप रहने दी, मैं खुद डाल लूंगी। ठीक है, चली जाऊंगी। पहला जुमला परवीन को बोला जो इसकी पलट में खाना डालने को थी। सबने हैरत से इसको देखा जो खुद ही अपनी प्लेट में चावल और दूसरी प्लेट में बरोस्ट डाल रही थी, जबकि इस घर के किसी फर्द ने आज तक खुद से पानी का गिलास भी जुग से डालकर पीने की जुहमत ना की। अब इतना भी किया बंदा डार में बाज हो। ये सब घड़पन चाचो और चाची के सामने नंबर बनाने के लिए है। वो तो पहले ही इसके शदाई है, मजीद की कसर कहाँ बचती है। फौदील के कान में घुसकर तरतील ने भड़ास निकाली। इसने आंखा के इशारे से बहन को चुप रहकर खाना खाने को बोला। अलबत्ता हाइसम ने एक संजीदा सी निगाह इस पर जरूर डाली। बेटा ये फोर्क ले लो, ऐसे क्यों खा रही हो, हाथ जरूर गंदे करने हैं। ये लो टेशू। फिजा ने इसको बरोस्ट हाथ से खाते देख कर टूका। मुझे आप लोग ये बताएं, मैं कोई अजूबा हूँ जो सब खाने से हाथ रोककर मुझे घूरने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बड़े मुझे टोकने में लगे हैं और बाकी लोग मेरे बारे में गीबत करके एक दूसरे को सरगोशियों से फैज़याब कर रहे हैं। अगर यही सब करना है तो मैं आती ही नहीं हूँ खाना खाने। प्लेट में मुर्गे की बोटी पटक कर सबको बारी बारी घोरा, खासकर तरतील और फौदील को। ये दोनों भाई बहन जहर लगते थे इसको। ऐसी तो कोई बात नहीं है बच्चे, कोई भला क्यों तुम्हारी बुराई करेगा। बेटी हो तुम इस घर की, और तुमने ये बात क्यों की है कि टेबल पर खाने नहीं आओगी। ये बात तो सही नहीं है ना बेटे। अब कोई नहीं टोकेगा आपको। चलो शाबाश, सियानों की तरह खाना खाओ। आपको किसने कह दिया है कि मैं बड़ी सियानी हूँ। मेरी सहेली मुझे अल्टी खोपड़ी की कहती है, और मैं ये तो कभी बर्दाश्त ना करूं कि टोलियों में बैठकर आप कि अगली नस्ल मुझ पर नकस निकाले। जो कहना है मेरे सामने कहो। मैंने मिना तोड़ जवाब ना दिया तो रौफा आलम ना कहे कोई मुझे। आलम की शफकत टपकते लहजे को किसी खातिर में लाई थी। और हाँ मामू, एक तो जब भी निकला मामू ही मिना से निकला। मतलब बाबा, मैं कल खुद ही चली जाऊंगी अपने एडमिशन के लिए। पिछले कुछ अरसे से ये सब खजल खराबी खुद ही सहती आई हूँ। जिंदगी में इतने धक्के खा लिए है कि अब किसी आसाइश की ना तो तलब है ना जरूरत। सब के फिर चेहरों को नजरअंदाज किए कुर्सी खसकाती ये जाओ जाहुई पर गई। सबको ठंडक मिल गया, सुकून। आप सब लोग अपने आपको सीधे कर लो तो बेहतर है। मैं करने पर आया ना किसी के हक में अच्छा नहीं होना। और तुम फिजा वो जैसे रहने चाहती रहने दो। ये अपर क्लास के चौंचले नहीं पसंद इसको। कांटे छुरी से खाओ, रुमाल से मिनाहर नवाले के बाद साफ करो, मुलाजिमा से पानी डलवाओ। अगर वो यहाँ रहने को राजी हो ही गई है तो चैन लेने दो इसको। फिजा बालावजा ही शर्मिंदा हो गई थी। हाइसम और जलीस बेचारे मुफ्त में ही रगड़े गए थे। क्या बंदी है यार वैसे, मतलब हर चीज पर नजर थी इसकी। अभी ही तो टाप नहीं कर लिया कोई तो दम खम है। मैं तो फैन हो गया किसमें। जलीस मिना खोले इन तीनों को देखकर बोला। आलम और फिजा आट कर जा चुके थे। ज्यादा बकवास ना कर, अपनी तफरीबकारियां इस पर ना आजमाना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा छोटा सा मिना ही तोड़कर रख दे और हमें पता चले कि जलीस आलम कोच कर गए हैं। हाइसम इसको धमुका जड़कर कहता हुआ आट गया। सहाफी साहिब, अब आप चंगी तरह ठुनस लेना। क्या था अगर तुम खाने का पैराग्राफ ना ही करते। वो बेचारी भी भूखी ही चली गई। जलीस की रौफा के लिए परवाह तरतील को सलगा गई थी। एक नजर चारत में ढके अपने बेजान बाजू को देखकर बाएं हाथ से टेबल का सहारा लेकर आट कर चली गई। जलीस जाने क्यों इसको खुद से
मेलों फासिले पर लगता था, यार फादी वो अयाज रहमान को लाइयो शो आने की कॉल तुम्हारी सेक्रेटरी ने की है या नहीं? और मुझे अपने शो की व्यूअरशिप की फाइल भी दो। सिराज इस के ऑफिस में आते ही बोलने लगे, खैरत है चाचे से कट खा कर आए हो, 9 से इतनी शरीर शक्ल क्यों बनाई है? एक तो बालों और मूंछों ने तुम्हारी मत मारी हुई है, ऊपर से मिना भी डनगा किया हुआ है। सिराज का मसखरापन इसे एक आंखा ना भाया, ना करो नाना, एक तो दिमाग की तारे वैसे ही शारट हुई पड़ी हैं, ऊपर से तेलियां लगाने से बाज ना आना आप। सिराज का कहा पूरे ऑफिस में गौनजा था, ना वो कौन सी ऐसी मखलूक पैदा हो गई जिसने तुम्हारी दामाद की वायरिंग के साथ छेड़खानी कर दी। अब भी लहजे में शरात वाजे थी वो, फिर तब उठा, वो है नहीं रौफा आलम नाम की डाइन बला चुड़ैल, अच्छी खासी झाड़ पिला दी चाचों ने इस की वजह से। बेटी क्या वापस मिल गई और कुछ देखी नहीं रहा रौफा, ये रौफा वो रौफा ना हो गई, मलका एलिजबेथ हो गई। पेंडो ना तो बुरी बात है फादी, ऐसे नहीं बोलते, बहन है तुम्हारी, घर की इज्जत है, बोलने से पहले कुछ ख्याल करो। बहन लफ्ज पर तो वो बदक उठा, जोर जोर से नफी में सर हलाया। कोई बहन वहन नहीं है मेरी, बहन होगी वो अपने भाइयों की, मुझे एक बहन है बहुत है, बिलावजा की मजीद रिश्तेदारियों जय नाना जाकिर अपने आपस में बैठी। एवी ना मुझे मजीद गर्म करे। एक करारी चपीड़ इसके सर पर मार कर सिराज आठ खड़े हुए, फौदील बलबला कर जब्त ही करता रह गया, तेरे साथ ऐसी ही होना चाहिए, अब जल्दी हाथ चलाओ, ससत इंसान नहीं तो इस महीने की तनख्वाह में से पूरे 10,000 काटूंगा। मिना पर हाथ फेर कर वार्निंग दी। फौदील अफसोस से देखकर रह गया, इतने कंजूस नाना भी किसी को ना मिले, खुद हजारों के सिगार फूनक दतिए है, और 9 से की पाई पाई का हिसाब किताब अल्लाह मालिक है ऊपर बैठा, सब देख रहा है। वो एक बार फिर कहा लगाकर सिराज ऑफिस चले गए। फौदील भी इनकी बातें याद करके हंस पड़ा, नाना से बेहतरीन दोस्त इसको आज तक ना मिला था। किताब हाथ में पकड़े फिजा यूं ही खलाओं में घोर रही थी, कभी बेडशीट के डिजाइन पर उंगली फेरने लगती, कभी वर्कों को अलट पलट करने लगती। क्या बात है फिजा, इतनी बेचैन क्यों हो? कब से देख रहा हूँ कोई बात है तो बताओ, यूं दिल ही दिल में कौन सी सोचें पाल रही हो? फाइल पर कलम से लिखते हाथ रोककर बराह रास्त पूछने लगे, फिजा इन्हें एक नजर देखकर चेहरा झुका गई। आलम 1 साल गुजर गया रौफा को यहाँ आए, अब भी वो इतनी अच्छी तरह से नहीं घुल मिल पाई जैसे होना चाहिए था, और 1 साल तो गुजर गया इसकी ग्रेजुएशन का, अगले साल इसका बैचलर ऑफ आर्ट्स हो जाएगा, फिर मजीद 2 साल का मास्टर ऑफ आर्ट्स, और फिर शादी के बाद वो यहाँ से चले जाएगी। क्या बस 4 साल ही गुजारेगी हमारे साथ, और क्या पता इसकी पढ़ाई के दौरान ही कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और हमें इसकी शादी करनी पड़ जाए। फिजा की आंखों की नमी पर वो धीमा सा मुस्कुरा दिए, हाथ बढ़ाकर इनकी पेशानी पर होंठ रखकर अपने कंधे से लगा लिया। यार क्यों परेशान होती हैं, मेरा वादा है आपसे वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगी, यहाँ ही रहेगी। मैं ने जलीस के साथ इसका निकाह या फिर कम अज कम मंगनी का सोच लिया है। मैं काफी दिनों से इस बारे में सोच रहा था, जलीस एक बेहतरीन हमसफर साबित होगा, मुझे पूरा यकीन है अपने शीर जवान पर। आलम जलीस के साथ रौफा का, आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? माना कि वो अच्छा बच्चा है, मैंने पाला है इसे, मगर वो इस खानदान का तो नहीं है, और आपने इन दोनों से पूछे बगैर ही ये फैसला ले लिया? आलम की पर जोश आवाज पर फिजा ने बेयकीनी से इनके कंधे से अपना सर उठाकर पूछा, बात तो वाकई ही हैरत वाली थी। ये क्या बात की है आपने फिजा? कम अज कम मुझे आप से ये उम्मीद ना थी, जानती है ना, रौफा के जाने के बाद जलीस के बचपने ने ही आपको संभलने में मदद दी थी। मैं जितना भी आपको संभाल लेता, औलाद की कमी तो पूरी नहीं हो सकती थी। वो आप ही थी ना जिसने बेरहमी से हमारे दरवाजे पर फेंके हुए 1 साल के बच्चे को अपने आंचल में छुपाया था, तो फिर अब ये बेएतिबारी कैसी? मैं फैसला कर चुका हूँ, रौफा से बात भी कर ली, इसको कोई इतराज नहीं है मेरे फैसले से, बस जलीस से पूछना बाकी है। वो बड़े मतमईन थे, सालों बिछड़ी औलाद नजरों के सामने इस ही घर में रहती, इससे बढ़कर और क्या चाहिए था? आप मेरी बात को गलत रुख तो मत दें आलम, मुझे इतराज नहीं है, बस बच्चों की मर्जी शामिल हो, मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दोनों ही जान से बढ़कर अजीज हैं, मगर आजकल जलीस की हरकतें कुछ मशकूक सी हैं, आप इससे अच्छी
तरह पूछ ले, पहले यह मामला हमारी बेटी का है आलम। वो रातों को देर से आने लगा है। बालिका, आप अभी पूछें। मेरे सामने आलम का माथा ठनका था। ये तो खुद भी कुछ दिनों से गौर कर रहे थे। जलीस रात को देर से आने लगा था, जबकि ऑफिस से पूरे 6 बजे रफू चक्कर हो जाता था। नजमा से कहकर बिलाओ जरा इसको, अभी पूछ लतीये हैं साहिब ज़ादे के क्या इदारे हैं। कुछ सोचकर फिजा को बुलाने का बोला, दो टूक बात कर ही लेनी चाहे थी। बाबा बुलाया आप ने, आ जाऊं मैं अंदर। खुश अखलाकी से मुस्कुरा कर दरवाजे के अंदर झांक कर बोला, आओ आओ बेटा जी, आपके ही मुंतजिर है, आइए। अंदर आते ही टेबल पर पड़ी काजू की प्लेट से मुट्ठी भर काजू लेकर 2 दाने मीना में डाले। आलम सर हिला कर हंसे। आज क्या काम पर गया मुझसे आपको ऑफिस में? तो आपने कोई जिक्र भी नहीं किया था, बचन की हाजिरी लगवा दी। काजू चबाते मसखरेपन से कहा फिजा ने। इसकी शर्ट का कॉलर ठीक करके माथे से बाल संवारे। शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ सोचा है कि नहीं? कोई पसंद वगैरह तो नहीं है ना? चश्मा नाक के आखिरी कोने पर टकाकर चश्मे के ऊपर से आंखें सकोड़कर तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया। बाबा, पसंद का तो पता नहीं अभी, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? सर कुचा कर डवाडोल से काम लिया। इस टापक से वो साफ अपना दामन बचा रहा था। मैं और फिजा चाहते हैं कि तुम्हारा रौफा से रिश्ता तय कर दिया जाए। अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो। वैसे होना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता है होगा भी नहीं। काजू खाते जबरे एकदम साकत हुए। हलक में काजू का दाना जैसे फंस गया था। हड़बड़ी में पानी का गिलास मीना को लगाया। आलम इसके एक एक अंदाज को नजरों की गिरफ्त में लिए हुए थे। बाबा, वो दरअसल बात कुछ यूं है कि मेरे साथ मेरा मतलब है कि अब मैं कैसे बताऊं। वो मैं निकाह कर चुका हूँ 2 हफ्ते पहले ही। फिजा और आलम के बेयकीन सफेद चेहरों को देखकर जल्दी से दोनों के कदमों में बैठा। बाबा, कसम ले ली, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मगर मेरे दोस्त की बहन के साथ एक फिल्मी सीन हो गया। या यूं कह लें कि मुकद्दर में ऐसे ही लिखा था। सज्जाद की बहन की मंगनी होने वाली थी, मगर इसका मंगेतर फरार हुआ कातिल था। पुलिस ने मौका पर रेड मारी और गिरफ्तार करके ले गए। सज्जाद के अब्बू को अटैक आया और मौका वारदात पर मैं ही मौजूद था, तो इन्होंने हाथ जोड़कर मुझे बिल्ली का बकरा बना दिया और पकड़कर मस्जिद में निकाह पढ़वा दिया। इन दिनों आप दोनों टूर पर रौफा के साथ दुबई गए हुए थे, इसलिए बता नहीं पाया। अब माफ कर दें मुझे, रौफा एक अच्छा इंतखाब थी, मगर अफसोस कि मैं इस काबिल नहीं कि आपकी ख्वाहिश का एहतराम कर सकूं। वो दोनों क्या कहते सुनाटे की जद में आए, बस अजीब निगाहों से जलीस को देखने लगे, जो फिजा की गोद में सर रखे आलम का हाथ पकड़कर जमीन पर बैठा मिल्तिजी हो रहा था। जानता था क्यों, क्या कमी है मेरी बेटी में? क्या शक्ल व सूरत की बुरी है, या पढ़ी लिखी नहीं है, बदतमीज है, या फिर अखलाकियात से गिरी हुई है? कोई एक इतराज बता दो मुझे, मैं ये बात अभी खत्म कर दूंगा। कभी रौफा का नाम तक सुनना नहीं पड़ेगा तुम्हें। बेटी का मामला था और अपना सगा भतीजा इनकी इकलौती बेटी को रेजिकट कर रहा था। लहजा खुद बखुद सख्त हो गया था। फौदील ने आजे से लब भीनच लिए। चाचू, गुस्ताखी मुआफ, आपकी बेटी के लिए लड़कों की सील नहीं लगी हुई कि जलीस नामी सूट किसी और गाहक को पसंद आ गया तो कोई बात नहीं। फौदील नामी सूट तो है ना, इस पर ही सबर शकर कर लो। पूरी जिंदगी का मामला है यार। चाचो, खुद गर्ज ना बने, सिर्फ अपनी औलाद का सोच रहे हैं। इसके शिकवे पर आलम ने अफसोस और दिख से फौदील को देखा। आखिर किया नहीं किया था इन्होंने इन दोनों भाई बहन के लिए अब अपनी इतनी काबिल बेटी इसको सौंपना चाहते थे, और वो कितने धड़ल्ले से मीना पर इनकार कर रहा था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, फौदील सपाट से अंदाज में बोलकर आलम ने इसके चेहरे से नजरें हटा ले। अगर मजबूरी ना होती तो कभी फौदील जैसे जिद्दी अपनी धुन में रहने वाले को अपनी बेटी देने का ना सोचते। मुझे आपकी बेटी जैसी एहसास से आरी लड़की नहीं पसंद, मुझे इसमें कुछ भी नहीं पसंद। इसका मगरूर अंदाज, खमंडी लहजा, खुद को कोई तो चीज समझने वाला रवैया कुछ भी नहीं पसंद। जो लड़की अपने माँ बाप की मौत पर ना रोए, इससे क्या तवक्को रखूं मैं? मुझे दुनिया से कदम मिलाकर वक्त के धारे के साथ चलने वाली लड़की चाहिए चाचो। 4 गज की चादर ओढ़ कर दकियानोसी एक गरीब मोहल्ले से आई लड़की नहीं। जब्त से आलम का सुर्ख पड़ता चेहरा इसकी नजरों से मख्फी नहीं था, मगर आज वो ये मौका गंवा कर खुद को रौफा नामी बला के ये हरगिज भी कुर्बान नहीं कर सकता था। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है, फिर अब तो बात यहाँ खत्म नहीं होगी बेटे। आलम ने तंजिया ज़मानी लहजा अपनाया। फौदील ने ठिठक कर इनकर जानिब निगाह की। वो कुछ समझ ना पाया था। तुम्हें
मेरी बेटी से शादी करनी है फौदील, इसको तुम अब मेरी गुजारिश नहीं हुक्म समझो। 4 गज की चारत ओढ़ने वाली एक गरीब घर में परवरिश पालने वाली मगरूर खमंडी ही तुम्हारी बीवी बनेगी। इनका लहजा किसी भी एहसास से आरी मगर दो तो था। फौदील एकदम हंस दिया। मैं कोई लड़की नहीं हूँ जिसको आप मजबूर कर लेंगे। मैं ना तो आपकी किसी भी धमकी में आने वाले हूँ, ना ही किसी जज्बातीपन की मुझसे उम्मीद रखिएगा। मैं ये घर ही छोड़ता हूँ, आपको अपनी बेटी मुबारक। सर झटक कर सूफे से उठकर स्टडी से उठ कर जाने लगा। आज जिंदगी में पहली बार चाचों से इस अंदाज में बात की थी, मगर इसे कोई अफसोस ना हुआ था। अपने एहसानों के बदले वो भारी कीमत चुकाने को बोल रहे थे। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई फौदील बेटा जी। तरतील तुम्हारी अजीजजान बहन, शायद तुम जानते नहीं हो, इसके 20 बरस के होने तक इसके तमाम इख्तियारात मुझे हासिल हैं। इस की जायदाद से ले जिंदगी के हर फैसले तक के। मरने से पहले ये काम तुम्हारी माँ ने कर दिया था, तुम शायद भूल रहे हो। तुम्हें जाना है तो जाओ, वो कहीं भी नहीं जाएगी। और अगर इस दौरान मैंने इसकी शादी अपने पसंद के इंसान से कर दी तो जाहिरी बात है वो इंसान तो फिर इसके कल इख्तियारात का मालिक होगा। तो फिर फौदील ज़की अपनी बहन को तो तुम भूल जाओ। दरवाजा खोलता हाथ जहां था वो ही जम गया। ये बात वो कैसे भूल गया? इसी वजह से तो आज तक वो नाना के साथ नहीं रहा था, यहाँ ही रहने को मजबूर था। और अब तरतील की शादी की बात पर इसके रोंगटे खड़े हुए थे। अभी एक सितम पर वो संभली ना थी कि दूसरा सर उठाए सामने आखड़ा हुआ था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे चाचो, अपनी बहन पर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इसको बीच में मत घसीटे। अपने इख्तियारात का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है मैं अगर आपकी बेटी से शादी कर भी लूं तो क्या निभाऊंगा इस बेजोड़ शादी को? अगले ही दिन तलाक दे दूंगा। वो पल में आपे से बाहर हुआ था। तरतील इसकी कमजोरी थी जिसका फायदा चाचू बड़े ही गलत अंदाज में उठा रहे थे। मैं तरतील की शादी हाइसम से करने वाला हूँ। वट्टा सटा होगा अब तुम मेरी बेटी को तलाक दोगे तो बहन को भी मतलका देखने के लिए तैयार रहना। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेले बेटा जी। जो सुलूक तुम मेरी बेटी के साथ करोगे वो ही तुम्हारी बहन के साथ होगा, याद रखना। मुठिया भेंजे वो गहरे गहरे सांस लेकर खुद पर काबू पाने की नाकाम सी कोशिश करने लगा, मगर साथ पड़ा गलदान पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। आलम खामोशी से इसकी कार्रवाई देखने लगे। आप एक लड़की के लिए मजीद 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ये आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अपनी सियासत रिश्तों के मामले में मत खेलें, बख्ता सिर्फ खसारा होगा और कुछ नहीं। और जानते हैं सबसे ज्यादा इसका ही होगा जिसके लिए इतनी बड़ी गेम खेली है आपने। आलम ने सिगार का एक कश ले कर पुरसुकून अंदाज में इसको देखा। जिसका बस चलता तो अभी सारा घर तहस नहस कर देता। तुम इस चीज की फिक्र मत करो, सिर्फ अपनी और अपनी बहन की फिक्र करो। अगले हफ्ते के जुमे को दोनों जोड़ियों की मेहनती के साथ निकाह होगा। घर की शादियां हैं इसलिए मैंने खुद ही तारीफ तय कर ली। अपनी बहन को बता देना, अपने बच्चों को मैं खुद बता दूंगा। जाते हुए दरवाजे बंद कर जाना। था की धमक के साथ दरवाजा बंद हुआ था। आलम ने इसकी बदतमीजी पर खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। फौदील ने आज बहुत ही दिल बर्दाश्त किया था। लकड़ी के मोती जुड़े कीमती डब्बे में हाइसम कब से नजरें जमाए स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था। तरतील के कटे बाल जो वो बेदर्दी से काटकर फेंक चुकी थी, इनको किसी असासे की तरह इस डब्बे में महफूज कर लिया गया था। इन बालों की नरमाहट वो अपने उंगलियों की पोरों पर महसूस कर के मसरूर हो रहा था। बहुत चाहते हो ना इसको? इसके कटे बालों से भी मोहब्बत है आपको? रौफा की आवाज सुनकर इसकी महवी टूटी थी। वो दोनों भाई बहन अब अक्सर ही रात को एक दूसरे के कमरे में जाकर यहाँ वहाँ की बातें करके सोते थे। 1 साल से ये आदत काफी पुख्ता हो गई थी। हम बेतहाशा मुख्तसर जवाब पर रौफा मुस्कुरा दी। जाने क्यों इस पल रौफा को तरतील पर रशक सा महसूस हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर हम दोनों की शादी की मामा बाबा को इतनी जल्दी क्यों है? तरतील अपनी जगह राजी नहीं हो रही, जबकि कार्ड्स भी छप कर आने वाले हैं और फौदील को भी पता नहीं बाबा ने कौन सी बोटी सनखा कर मनाया है। कुछ पले नहीं पर रहा हाइसम को। वो सख्त उलझी पशिमान सी लगी। तरतील को कैसे मनाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसके भाई ने काफी बगाड़ दिया है इसको। एक बार शादी हो जाने
दो अच्छी तरह सीधा कर लूंगा, कल वो खुद अपनी रजामंदी का इजहार सबके सामने करेगी। रौफा ने सोफे पर बैठ कर गाल के नीचे हाथ रखकर कुछ समझकर मनाफेजी से सर हलाया। याइसम ने बेपरवाही से कंधे उचक्का दिए। ज्यादा हीरो पिंती मत दिखाना, ये ना हूं मामला मजीद खराब कर लो। बाकियाल दी बेसट, मैं खुश कि आखिर आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी, और इस बात का यकीन भी है कि जलीस को पूरी तरह भूलने पर आप इसे मजबूर कर दोगे। उम्मीद है कल आप इस पर तरस खाकर शादी करने वाली गलतफहमी भी दूर कर दोगे। चश्मे को नाक पर सीधा करके नरमी से बोली। रौफा को देखकर हाइसम को बहुत फख्र सा महसूस होता था। इसके किरदार की मजबूती, शख्सियत का इतिमाद और फिर जहानत जिसकी बना पर वो बोर्ड तो किया पिछले सेमेस्टर में टॉप भी कर चुकी थी। ये सब बातें इनके खानदान की किसी लड़की में ना थी। दूसरों की तरह नाजुक मिजाजी इसकी तबीयत का खासा तो था ही नहीं, शायद हालात ने काफी ज़रबे लगा कर इसको बेहद मजबूत बना दिया था। इंशाअल्लाह बेसाख्ता ही इसके मिना